समझने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अब ये क्या है, ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है किसमें से, एक जो डायरी है किनकी, एन फ्रैंक की, उसमें से। अब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस एक नॉवल है एन फ्रैंक की, जो कि उनके फादर ने पब्लिश की थी। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल। तो उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसमें से लिया गया एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आपके लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइंड करोगे इस चीज़ को, और आपकी नॉलेज बढ़ेगी एक्चुअल में जो भी पूरा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे उसके ऊपर। तो अब ये बेस्ड किस पे है, ये जो चैप्टर है आपका, जो एन फ्रैंक थी ये कौन थी, जूइश थी। अब आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में, आपके हिस्ट्री के चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा कि हिटलर जो था उस टाइम पे हिटलर का रूल था। तो हिटलर क्या करता था कि वो उसका जो एक एम था मेन, कि वो सारे के सारे जितने भी जूइश लोग थे उनको ख़त्म करना चाहता था, उनको मारना चाहता था और उन पे अत्याचार करता था। ठीक है, तो हिटलर करता क्या था कि जो कॉन्सेंट्रेटेड जो कैंप्स होते थे उनके अंदर डाल देता था जो जूइश लोग थे उनको, और वो गैस चैम्बर्स होते थे तो उनमें उनका दम घुट के वो लोग मर जाते थे। तो सेम वैसे ही डेथ हमारी जो ऑथर हैं स्टोरी की, ठीक है, और हमारे चैप्टर की एन फ्रैंक, उनकी भी हुई है। तो उनकी डेथ के बाद में 1945 में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के बाद में उनकी जो डायरी थी जिसमें वो ये सब लिखा करती थी, अपना डे बाय डे इंस्टेंसेस अपने साथ में, हमारे साथ में, अपनी डायरी के साथ में, हमारे साथ में तो बाद में शेयर हुए जब वो पब्लिश हुई। पहले वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के उसके साथ में शेयर किया करती थी। ठीक है, अपनी डायरी में सारा का सारा अपनी डे टू डे हैपनिंग्स लिखा करती थी वो। तो वो डायरी उनके फादर को मिल जाती है उनकी डेथ के बाद में, और वो उस डायरी को पब्लिश कर देते हैं। तो ऐसे ही ये जो है 13 ईयर की थी ये जब एन फ्रैंक थी, जब उन्होंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि अलोन है और कोई इनका एक ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको ये सारी चीज़ें जो हैं वो बता सकती हैं या बता पाएंगी। तो उन्होंने जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी समझा वो अपनी डायरी को समझा, और अपनी डायरी को क्या नेम दिया, किटी, मतलब पर्सोनिफाई किया एज अ ह्यूमन, एज अ बेस्ट फ्रेंड अपनी डायरी को ट्रीट करते हुए, अपनी डायरी को मानते हुए उन्होंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट किया। और काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे वो उस डायरी को लिखती थी, जैसे हर लोग लिखते हैं। काफ़ी सारे लोग आप में से आज भी डायरी लिखते होंगे, डायरी में अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते होंगे, तो वैसे ही ये लिखती थी। अब इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इनकी जो ये नॉवल है ये वर्ल्ड वाइड फेमस होगी, सब पढ़ेंगे और सब इनको इतनी रिस्पेक्ट शो करेंगे। और अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा शोज़ हैं इनके ऊपर, एन फ्रैंक के ऊपर। ठीक है, इनकी जो बुक है पूरा का पूरा एक स्टोरी है, पूरा का पूरा चैप्टर है, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इजीली अगर आप देखना चाहें तो। लेकिन ये फ़िलहाल तो एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है इनकी पूरी की पूरी नॉवल है उसमें से। तो थीम हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर का कि थीम क्या है बेसिकली। सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये क्या है, एन फ्रैंक की डायरी का एक्सट्रैक्ट है। जैसा कि मैंने बताया 13 ईयर्स ओल्ड जूइश गर्ल, ये कौन थी, 13 ईयर्स की जूइश गर्ल थी ये, एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ जर्मन ओवर हॉलैंड। ठीक है, हर फैमिली हिड इटसेल्फ। तो ये जो टाइम था किसका, इन्वेशन का, कब, जर्मन, और जर्मन का किसके ऊपर, हॉलैंड के ऊपर। ठीक है, जब कॉन्कर करने का और वो पूरा इन्वेशन का टाइम था, तब इनकी जो फैमिली थी इन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप को छुपा लिया था। अब वो भी हमें आगे पता चलेगा, इन्होंने हमें अपने आप को छुपा लिया था ताकि ये जो हिटलर है या उनके जो लोग हैं उनकी नज़रों में ना आ पाएँ। ठीक है, और ये सेफ रहें, तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी टाइम तक छुपाए रखा था। At that time she started writing the diary as she had no friends with whom she could share her thoughts and experiences. तो उसी टाइम पे जो हमारी 13 इयर्स की जो एन फ्रैंक है, इन्होंने ये डायरी लिखना स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे इनका कोई फ्रेंड नहीं था जिसके साथ में ये अपने जो डेली के इंस्टेंसेस थे और अपने ये एक्सपीरियंस थे ये सब शेयर कर पाती, अपने थॉट्स ये शेयर कर पाती। शी नेम्ड हर डायरी किटी। उन्होंने अपनी डायरी का क्या नाम लिखा, ये 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने अपनी डायरी का नाम रखा एज अ बेस्ट फ्रेंड, उसको ट्रीट करते हुए, एज अ बेस्ट फ्रेंड उसको मानते हुए उन्होंने क्या नाम रखा, किटी। शी रोट एवरीथिंग अबाउट हर लाइफ इन हर डायरी एंड कंसिडर्ड इट हर ट्रू फ्रेंड। तो अपने बारे में सारी चीज़ें जितनी भी थी सब अपनी डायरी में लिखा करती थी और अपना फ्रेंड की तरह उस डायरी को माना करती थी। ठीक है, द डायरी हैड द अकाउंट ऑफ एवरीडे हैपनिंग्स इन अ डेली लाइफ। तो डायरी के पास में पूरा का पूरा अकाउंट था उनकी जो डे टू डे हैपनिंग होती थी उनकी लाइफ में। ठीक है, उसका। शी स्पेंट हर एडोलेसेंस ईयर्स हिडन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड एंड हर डायरी केप्ट ऑल हर सीक्रेट्स।
तो एडोलेसेंस ईयर्स क्या होते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, थर्ड पीरियड होता है, उसको कहते हैं एज ऑफ एडोलेसेंस। तो उनकी ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस का ये जो टाइम था, उन्होंने क्या करा, छुप के, दुनिया से छुप के अपनी डायरी में सारी चीज़ें लिखी, अपने सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी में लिखे। द डायरी वॉज पब्लिश्ड बाय हर फादर आफ्टर हर डेथ इन 1945। अब उनकी जो डायरी थी वो उनके फादर को मिली उनकी डेथ के बाद में, और उन्होंने वो पब्लिश की। अब उनकी डेथ कब हुई, जैसा कि मैंने बताया 1945 में, ठीक है, शी डाइड इन 1945। अब देखिए, अब उन्होंने अपनी डायरी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, उनको बोलते हुए बताया है, डायरी अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उनके जो थॉट्स हैं और जैसा वो बोलती थी, जैसा वो सोचती थी, वो यहाँ पे बताया गया है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो क्या बोलती हैं कि डायरी लिखना काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंज, काफ़ी ज़्यादा एक अनजान सा एक्सपीरियंस है किसी मेरे जैसी लड़की के लिए या मेरे जैसे पर्सन के लिए। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. अब यहाँ पे वो क्या बोलती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक आयरनिकली आप बोलिए, उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज़ किया है कि एक डायरी लिखना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज, काफ़ी ज़्यादा अनजान सी चीज़ है मेरे जैसे इंसान के लिए, एक डायरी लिखना या कोई राइटिंग लिखना। क्योंकि ना कि सिर्फ उन्होंने पहले कभी कुछ लिखा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है ना कि मैं 13 ईयर ओल्ड जो स्कूल गर्ल हूँ, एक स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ 13 ईयर ओल्ड की, तो कोई मेरी जो भी मैं डायरी में लिखती हूँ वो चीज़ें क्यों जानना चाहेगा, जो भी मेरे थॉट्स हैं, ये जितने भी मेरे विचार हैं, ठीक है, वो एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, मतलब एक बच्ची के विचार कोई ना अभी जानना चाहेगा, ना आगे कभी पढ़ना चाहेगा, ना जानना चाहेगा, ऐसा उनका सोचना है। जिनकी जो नॉवल है वो वर्ल्ड वाइड रेड है, जिनको सबने पढ़ रखा है, जिनको सब अब जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द म्यूजिंग्स। अब म्यूजिंग्स क्या है, म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स का मतलब है थॉट्स। तो जो थॉट्स होते हैं किसी इंसान के, या विचार आप कह लो हिंदी में, तो जो विचार थे उनको क्या कहा गया है, म्यूजिंग्स। कि कोई 13 ईयर ओल्ड गर्ल की जो म्यूजिंग्स हैं उनको जानने में कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा, ना अब ना कभी और। ओ वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग, कि लेकिन इस चीज़ का कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं कैसा फील करती हूँ, मैं लिखने जैसा फील करती हूँ, मैं राइट करना फील करती हूँ, मैं लिखना प्रेफर करती हूँ। And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और मेरी सबसे बड़ी फील क्या है कि मेरी चेस्ट के ऊपर, ऑफ माई चेस्ट मतलब मेरे ऊपर, मेरे मन के अंदर जितना भी बाहर है, मैं उसको निकालना प्रेफर करूँगी ये सारी चीज़ें सोचने से, ये सारे जो थॉट्स हैं उनके ऊपर, या ये सारी चीज़ें सोचने से पहले जो मेरी चेस्ट के ऊपर, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जितने भी मेरे थॉट्स हैं, इन सबको निकालना किसी भी तरह से मैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, मेरे लिए वो ज़्यादा बड़ी फीलिंग है। नाउ सी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी लाइन यूज़ करी है यहाँ पे, चिल्ड्रन, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। यहाँ पे उन्होंने कितना ब्यूटीफुल सा ये स्टेटमेंट यूज़ करा है कि जो पेपर है, ठीक है, उस पे किसी पेपर के पास में, किसी पेपर में ज़्यादा धैर्य है लोगों से ज़्यादा किस में धैर्य है, पेपर में। उन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करी है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. अब वो ये क्या बोलते हैं कि ऐसा मैंने तब सोचा कि जब मैं अपने घर में अकेले बैठी हुई थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस मतलब सैड, मतलब बहुत ज़्यादा सैड और अपसेट आप कह लीजिए कि मैं काफ़ी ज़्यादा सैड और अपसेट फील कर रही थी, और अपने मैं घर में अपने जो हैंड्स उनको ऐसे करके अपनी चिन पे रख के बहुत ज़्यादा बैठी हुई थी, और किसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और अपने घर में मैं अकेले बैठी थी। तब ये माइंड में मेरे थॉट आए, और तब मैंने ये चीज़ सोची, क्या, पेपर हैज़ मोर पेशेंस, मतलब पेशेंस का मतलब धैर्य, देन पीपल, लोगों से ज़्यादा किस में धैर्य है, पेपर में। विद माई चिन इन माई हैंड्स, तो वैसे बैठी थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस का क्या मतलब होता है, विदाउट फीलिंग एनी एनर्जी और एनी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए,
तो यहाँ पे लिस्टलेस का मीनिंग है कि बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी एनर्जी के, बिना किसी इंटरेस्ट के। और बोर का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी वो, कोई इंटरेस्ट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस थी, और ऐसे अपने जो हैंड्स हैं उनको चिन पे रख के अपने घर में अकेले बैठी हुई थी। तो तब उनके माइंड में ये थॉट आता है, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बाहर जाना चाहिए या घर के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, I finally stayed where I was brooding। अब वो वहीं पर ही रुकती हैं जहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे उनको रुकना चाहिए वहीं पर ही रुकती हैं। I was brooding, yes paper does have more patience and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a बिट ऑफ ब्रूडिंग का क्या मतलब है, किसी चीज़ को सोचते हुए या किसी चीज़ का चिंतन करते हुए। ठीक है, ये है ब्रूडिंग का मीनिंग। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टेप बैक। तो सबसे पहले आप ब्रूडिंग का मीनिंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सोचते हुए। सोचते हुए या किसी चीज़ का चिंतन करते हुए। तो यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो वो यही सोचते हैं कि पेपर है उसमें ज़्यादा धैर्य है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड स्टेप बैक। स्टेप बैक का मतलब क्या होता है, हार्ड कवर्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले में काफ़ी मीनिंगफुल है ये पैराग्राफ। इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग इम्पॉर्टेंट हैं। स्टिफ बैक्ड, हार्ड कवर। तो वो बोलती हैं कि पेपर में, सेम जैसा कि उन्होंने बोला कि पेपर में ज़्यादा धैर्य है, और वो प्रेफर करेंगी कि किसी हार्ड कवर की नोटबुक, जिसको वो क्या बुला सकती हैं, डायरी, जिसका क्या नेम है, ग्रैंड काफ़ी एक नेम है जिसका नाम है डायरी, उसमें वो ये सब लिखना प्रेफर करेंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो जब तक वो सोचते हैं कि जब तक मेरे को कोई रियल फ्रेंड, जिसको मैं, कोई ऐसा इंसान जिसको मैं अपना असली रियल फ्रेंड मान सकूं, असली दोस्त मान सकूं, ऐसा कोई नहीं मिलता, तो तब तक वो यही चीज़ सोचेंगे कि वो जितना भी अपना पूरा डे टू डे हैपनिंग्स हैं वो किस में लिखें, डायरी में लिखें, और जो अपना रियल फ्रेंड है उसको किसे कंसीडर करें, डायरी को कंसीडर करें। ठीक है, तो ये मीनिंग्स आप याद रखिएगा। डिप्रेस्ड का मीनिंग सैड होता है। लिस्टलेस का मीनिंग क्या होता है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, ना किसी एनर्जी के ना किसी इंटरेस्ट के। ठीक है, एक फीलिंग होता है, एक इमोशन। ठीक है, दैट इज लिस्टलेस। ब्रूडिंग का मतलब सोचना, किसी चीज़ का चिंतन करना। स्टिफ बैक्ड का मतलब हार्ड कवर। नाउ सी, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट का क्या मतलब होता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्पायर्ड और एंकरेज्ड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंस्पायर होना किसी चीज़ से, इंस्पायर्ड या फिर एंकरेज होना आप कह सकते हैं। मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो केवल ये एक थॉट था, ये एक पॉइंट था, वो बोलती हैं, जिसने मेरे को इंस्पायर करा। ठीक है, जिसने मुझे एंकरेज करा डायरी रखने के लिए पहली जगह पे। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। ठीक है, और मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियर सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। तो वो क्या बोलती हैं कि पहले मुझे ये चीज़ क्लियरली और सबसे पहले ये चीज़ रखने दीजिए। मुझे पता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी लोग को, किसी को भी ये चीज़ बिलीव नहीं होगी कि किसी 13-year-old गर्ल की, कोई 13-year-old गर्ल पूरे वर्ल्ड में अकेली है, अलोन है, और उसका कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। तो यहाँ पे बताया गया है, वो बोलती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान को या किसी को भी बिलीव नहीं हो कि मैं ऐसा बोलती रहती हूँ कि मैं अलोन हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि किसी को बिलीव नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची अकेली है या इसका कोई फ्रेंड नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे काफ़ी ज़्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे बहुत ज़्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, और मेरी एक एल्डर सिस्टर भी है। कितने साल की उनकी एल्डर सिस्टर, ये आ सकता है 1 मार्कर में, 16-year-old, 16 साल की उनकी एल्डर सिस्टर है, उनकी एक सिबलिंग है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और ऐसे कुछ 30 लोग हैं जिनको मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। और उनकी फैमिली में और कौन कौन है, उनकी आंट्स हैं,
ठीक है, जो काफ़ी अच्छी हैं, जिनका नेचर अच्छा है, ये हमें आगे बताएंगे। एक उनका अच्छा सा घर है, उनके काफ़ी ज़्यादा लविंग पेरेंट्स हैं, उनकी आंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा लविंग हैं, है ना, अंकल्स हैं। सी आई हैव अ फैमिली, फैमिली है, लविंग आंट्स हैं एंड अ गुड होम, और अच्छा सा घर है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ओन वन ट्रू फ्रेंड। ठीक है, ऐसा कहने के लिए तो मेरे पास में सब कुछ है, किसके सिवा, एक ट्रू फ्रेंड के सिवाय मेरे पास कहने के लिए तो सब कुछ है, और ऐसे 30 लोग भी हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में होती हूँ तो मैं एक ही चीज़ के लिए सोचती हूँ, एक गुड टाइम के लिए, एक अच्छे से समय जो स्पेंड करना है उस चीज़ के लिए मैं सोचती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। ठीक है, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अब वो सोचती हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मेरा मेन कंसर्न क्या होता है कि मैं अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँ, और मैं और कुछ बोल ही नहीं पाती। बस जो पूरे दिन में, ऑर्डिनरी का क्या मतलब है, नॉर्मल, कि पूरे दिन भर की जो ऑर्डिनरी नॉर्मल सी चीज़ें हैं मैं वो बताऊंगी। ठीक है, और अच्छा सा टाइम स्पेंड करने के लिए सोचूंगी जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और उससे ज़्यादा मैं उनसे क्लोज नहीं हो पाती, उससे ज़्यादा मैं उनसे और ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाती। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड। अब कन्फाइड का क्या मतलब होता है, कन्फाइड का मतलब होता है कि कोई पर्सन जिसको आप अपनी बहुत ज़्यादा सीक्रेट, और बहुत ज़्यादा अपनी निजी ज़िंदगी या कोई निजी आपका सीक्रेट हो उसके बारे में बताओ, आपका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सा या कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ऐसा जिसको आप किसी को नहीं बताते, ठीक है, वो शेयर करो, दैट इज़ कन्फाइड। तो वो यही बताती हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं अच्छा सा समय है, अच्छा गुड टाइम है, वो स्पेंड करती हूँ, और डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है वो बता सकती हूँ। इससे ज़्यादा मैं उनसे क्लोज नहीं हो सकती, ना कन्फाइड कर सकती हूँ, और यही रीज़न है कि हम कन्फाइड नहीं कर सकते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। लायबल का क्या मतलब है, लाइकली टू। लाइकली टू मतलब संभावना, कि यही रीज़न है कि जो चीज़ें हैं वो लायबल नहीं है, मतलब लाइकली नहीं है चेंज होने के लिए। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीज़न है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैंने अपनी एक प्लेस पे रख रखा है, और मेरा कोई ट्रू फ्रेंड मैं किसी को कंसिडर नहीं करती एक्चुअल में, तो उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। नाउ सी, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। एनहेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, ठीक है, बढ़ाना, एनहेंस करना बोल सकते हैं, इंक्रीज्ड। तो वो बोलते हैं कि यही रीज़न है कि मैंने एक एनहेंस करी है, एक इंक्रीज करी है किसकी इमेज, एक लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मतलब लॉन्ग, कोई बहुत ज़्यादा लंबे इंतज़ार किया गया किसी फ्रेंड का, उसकी इमेजिनेशन। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty। jot down का क्या मतलब है, to collect and to write। यहाँ पे देख लीजिए, to collect and write। कि वो ये कहते हैं कि मैं पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से कलेक्ट करके नहीं अपने डायरी में लिखूंगी जैसे मोस्टली सारे के सारे लोग करते हैं, ठीक है, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि इस डायरी को मैं एज अ फ्रेंड कंसिडर करूँगी, और उसको क्या बुलाऊंगी, अपनी डायरी को किटी बुलाऊंगी। उनका जो नेम है वो क्या दूंगी अपनी डायरी को, दैट इज़ किटी। तो वो अपनी डायरी को नेम करती है किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। प्लंज का क्या मतलब है, प्लंज का मीनिंग है टू एंटर और टू जंप, आप दोनों चीजें बोल सकते हो। सी, टू एंटर, किसी चीज में एंटर करना, और टू जंप।
तो यही बोलती हैं कि जो डायरी है मेरी, उसके अलावा ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई है इंसान जिसके मैं डायरेक्टली जिसमें एंटर कर पाऊँ. आई डिड प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ सच एज डिसलाइक डूइंग सो. ठीक है, किसी को बता पाऊँ कि मेरी जो लाइफ का ब्रीफ स्केच है, ब्रीफ मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक छोटा सा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन वो दे पाऊँ, या अपना जो डिसलाइक्स हैं, जो चीज़ें मैं नापसंद करती हूँ वो बता पाऊँ. तो सब कुछ जो है अपना मेन फ्रेंड, अपना ट्रू फ्रेंड किसे कंसिडर करते हैं? किटी को करती है, AKA उनकी जो डायरी है उसे. माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. वो क्या बोलती हैं? मेरे फादर बहुत ज़्यादा अडोरेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे जो मेरे फादर हैं, ठीक है, आज तक मुझे नहीं मिल सकते थे मेरे बेस्ट फादर, उनके लिए वो बोलती हैं डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36. उन्होंने मेरी मॉम से शादी नहीं करी अंटिल, कब तक? जब तक वो 36 उनकी एज नहीं हो गई थी. एंड शी वॉज 25, और उनकी एज कब थी? 25. माई सिस्टर मार्गट. अब उनकी सिस्टर का यहाँ पे नेम मेंशन हुआ है मार्गट. ठीक है, मार्गट उनकी सिस्टर का जो है नेम है, ये आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में. ठीक है, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट. कहाँ पे वो बॉर्न हुई थी? बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926. जर्मनी 1926 में वो बॉर्न हुई थी. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और वो कब बॉर्न हुई थी? 12 जून में बॉर्न हुई थी 1929 में. ये सारे आपको जो डिटेल्स है ना इस चैप्टर की वन बाय वन ये याद रखनी है आपको, क्योंकि ये 1 मार्कर्स में आ सकती है और इनसे श्योरली ऐसा है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. ठीक है, वो कब तक रही फ्रैंकफर्ट में? जब तक वो 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड. एमिग्रेटेड का मतलब क्या है? टू मूव इन अनदर कंट्री. ये देख लीजिए, टू शिफ्ट और टू मूव इन अनदर कंट्री. to move in another country. टू हॉलैंड. अब उनके फादर ने क्या करा? हॉलैंड में शिफ्ट हो गए वो लोग. जब तक वो 4 साल की थी तब तक तो वो फ्रैंकफर्ट में थे जर्मनी में, फिर वो शिफ्ट हो गए हॉलैंड में इन 1933. कब? 1933 में. माई मदर एडिथ हॉलैंडर, उनका नेम क्या था? एडिथ हॉलैंडर. फ्रैंक था उनकी मॉम का नेम. ठीक है, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. कब गई उनके साथ में? सितंबर में गई उनके साथ में. किनके साथ में? उनके फादर के साथ में. उनका नेम भी बताएंगे, उनका नाम बताएंगे, ऑटो फ्रैंक उनके फादर का. ठीक है, हॉलैंड में गई इन सितंबर. वाइल मार्गट एंड आई वाज सेंट टू एकिन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. और हमें कहाँ भेज दिया गया था? ये भी आपको याद रखना है, एकिन में उनकी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए. मार्गट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. और जो मार्गट है, जो उनकी सिस्टर बताई गई है, एल्डर सिस्टर, उनकी सिबलिंग, वो हॉलैंड कब गई? दिसंबर में गई. एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी. और मैं कब गई? 2 months लेटर फेब्रवरी में गई. देन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गट. अब मुझे क्या था? मैं एज अ बर्थडे प्रेजेंट गई, मतलब मैं एज अ बर्थडे प्रेजेंट गई थी अपनी सिस्टर के लिए. यहाँ पे उन्होंने बताया है सिस्टर मार्गट के लिए. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. ठीक है, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन्होंने स्टार्ट करा. ये भी आपको याद रखना है कि उनका जो स्कूल था वो क्या था, उसका नेम आप मेंशन कीजिए. मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उन्होंने स्टार्ट करा. वहाँ पे जाते ही आई स्टेड देयर until I was 6. मैं वहाँ पे रुकी जब तक मैं 6 साल की थी. At which time I started in the first form. और वहीं से ही मैंने started करा as a first form. In the 6th form my teacher was Mrs. Kuparis. उनका जो टीचर का नाम है, उनकी जो फर्स्ट टीचर है उनका क्या नेम बताया? कुपैरिस. मिसेस कुपैरिस. द हेड मिस्ट्रेस. और हेड मिस्ट्रेस किसे कहा जाता है? फीमेल प्रिंसिपल को बोला जाता है हेड मिस्ट्रेस. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब तक जो एंड था ईयर के, साल तक, जो साल था उसके आखिरी साल तक, हम काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा दुख में थे. अब दिल को बहुत ज़्यादा दुख होता है ना किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा सैड थे. क्यों? क्योंकि उन्हें फेयरवेल का क्या मतलब? गुड बाय बोलना पड़ रहा था अपने स्कूल को. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन. और 1941 में उनकी ग्रैंडमा की जो है तबीयत खराब हो जाती है. शी फेल इल
और उनको ऑपरेशन होना पड़ता है उनका, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा जो बर्थडे था वो निकल गया किसके साथ में, लिटिल सेलिब्रेशन के साथ। सो नाउ नेक्स्ट, ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो यहाँ पे बताया गया है जो एन फ्रैंक, उन्होंने पहले तो हमें हम सबको अपनी फैमिली के बारे में बता दिया, ठीक है, कि कितना ज़्यादा प्यार वो अपने पापा से करती थी, कितना ज़्यादा अटैचमेंट था उन्हें अपने फादर के लिए, ठीक है, और कैसे उन्होंने बताया, कैसे डिस्क्राइब करा है कि उनके फादर जो थे बहुत ज़्यादा अडोरेबल थे, ठीक है। 36 की एज में उन्होंने उनकी मदर से शादी करी, जब उनकी मॉम की एज क्या थी, 25 थी, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि 1941 में उनका जो बर्थडे था वो ऐसे ही निकला छोटे से सेलिब्रेशन के साथ में, क्योंकि तब उनकी ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। अब यहाँ पे है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी, उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है कब, जनवरी में उनकी ग्रैंडमा की डेथ हो जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, ये किसी को ये चीज़ नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और उन्हें अभी भी कितना याद करती हूँ और उनसे कितना प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. अब वो बोलती हैं कि पहले तो उन्होंने डिस्क्राइब करा था अपने 1941 का बर्थडे, अब वो बताती हैं कि इस बार वाला जो मेरा बर्थडे है 1942 का, ठीक है, इसमें जो मेरी ग्रैंडमा है, इस बार जो उनका बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन अच्छे से हुआ और उनकी ग्रैंडमा के लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा कैंडल लाइट की थी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा कैंडल रखी थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, और हम जितने भी 4 लोग हैं फैमिली के, कौन कौन है, उनके फादर, उनकी मदर, उनकी एल्डर सिस्टर और वो खुद, ठीक है, सब सही हैं, सब अच्छे से हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और अब ये सारी चीज़ें मुझे कहाँ ले आती है, आज के दिन, प्रेजेंट डेट, मतलब जो प्रेजेंट डेट है, और वो प्रेजेंट डेट कब दी गई है गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है चिल्ड्रन, आपके लिए याद रखना, ठीक है। 20 जून 1942 जब वो अपनी जो डायरी है वो लिखना स्टार्ट करती हैं, अपनी डायरी के लिए जो उनकी एकाग्रता है, जो उनकी डेडिकेशन है वो स्टार्ट करती हैं। एंड द सोलमैन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, उनके लिए जो डायरी है उसके लिए डेडिकेशन। नाउ सी, अब यहाँ से उनकी डायरी स्टार्ट होती है, सैटरडे का वो दिन था 20 जून 1942, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वो स्टार्ट करती हैं डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी से वो स्टार्ट करती हैं। Our entire class is quacking in its boots। अब ये क्या मीनिंग है quacking in its boots का, वो यहाँ पे बोलते हैं कि पूरी की पूरी जो हमारी क्लास थी वो क्या कर रही थी, क्वैक कर रही थी अपने बूट्स के अंदर। दैट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी उनकी पूरी क्लास, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या डिसाइड होने वाला था, फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, अपकमिंग मीटिंग, एक मीटिंग होने वाली थी जिसमें डिसाइड होने वाला था कि कौन नेक्स्ट क्लास में मूव करेगा और कौन नहीं रहेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। सो क्वॉकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब भय से कांपना, डर से कांपना, बहुत ज़्यादा नर्वस होना। तो यहाँ पे आप इसका मीनिंग ले लीजिए, नर्वस होना, ठीक है। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि अब डिसाइड होने वाला था कि कौन आगे मूव करेगा क्लास में और कौन यहीं पर ही रह जाएगा पीछे, और इसी डर की वजह से पूरी की पूरी क्लास काफ़ी ज़्यादा काँप रही थी, काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और बहुत ज़्यादा नर्वस थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जीएन एंड आई लाफ आरसेल्फ सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस। अब वो बोलती हैं कि सारी की सारी क्लास क्या कर रही थी, बेट लगा रही थी, मतलब शर्तें लगा रही थी एक दूसरे से कि कौन रुकेगा और कौन आगे जाएगा, ठीक है। और उनकी एक फ्रेंड का यहाँ पे नेम बताया जीएन, और वो 2 लड़के होते हैं उनकी क्लास के, तो उनके क्लासमेट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़ोर से हंसती हैं। क्यों, अब उसका भी रीज़न बताया है। एंड आई लाफ आरसेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस, जो कि उनके पीछे बैठे होते हैं वो 2 बॉयज़, जो 2 लड़के हैं, सीएन एंड जैकस, उनका क्या नाम बताया है, सीएन एंड जैकस, हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी हॉलीडे के जितने भी पैसे थे, पूरी की पूरी जो सेविंग थी वो किस पे लगा दी थी, शर्त पे लगा दी थी, और उस पर वो बहुत ज़्यादा हंसती हैं, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग glances and my angry outburst can't calm them down, ठीक है। अब पूरे रात और दिन क्या चल रही थी लाइनिंग,
कि अरे तुम पास हो जाओगे, अरे तुम नहीं होंगे, अरे तुम पास हो जाओगे, अरे तुम नहीं होगे, बस यही सारी चीज़ चल रही थी। ठीक है, कि अरे तुम पास हो जाओगे, नहीं मुझे लग रहा है कि मैं नहीं होंगी, बस ये जो चिट चैट होती है ना दो फ्रेंड्स के बीच में, क्लासमेट्स के बीच में, वो चल रही थी अभी। ठीक है, इवन जीएस प्लीडिंग मतलब जो ना काफ़ी बेबी आइज होती है, प्लीडिंग रिक्वेस्टिंग आइज होती है ना, उसको बोलते हैं प्लीडिंग। ठीक है, प्लीडिंग ग्लांसेस मतलब अ लुक। सो यहाँ पे मीनिंग ले लीजिए, प्लीडिंग आइज का मतलब रिक्वेस्टिंग आइज, किसकी, जीएस की। ठीक है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और मेरा बहुत ज़्यादा गुस्से में वो थी, रिप्लाई कैसे करती हैं, एंग्री आउटबर्स्ट में वो चीज़ करती हैं, और यही क्वेश्चंस चलते रहते हैं मॉर्निंग टू नाइट। ठीक है, यू आर गोइंग टू पास, वो बोलती हैं कि तुम पास हो जाओगी, वो बोलती है कि नहीं मेरे को नहीं लग रहा कि मैं होंगी, फिर वो बोलती हैं कि नहीं मुझे लग रहा है। तो ये चिट चैट फ्रेंड्स की चलती रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टिंग उसकी आइज़ बताइए, उससे बोलती हुई वो बताइए, जो उनकी फ्रेंड है जीएन। ठीक है, और उनका जो एंग्री आउटबर्स्ट है उसकी तरफ वो यहाँ पे बताया, उन्होंने मैंशन करा है। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज का मतलब क्या होता है, फूल, आप इसका मीनिंग ले लीजिए, फूल, बेवकूफ बोल लीजिए, फूल बोल लीजिए। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि अगर मेरे से पूछा जाए तो इतने फूल हैं, इतने ज़्यादा डमीज हैं क्लास में कि एक क्लास का पूरा क्वार्टर पीछे रहना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ के, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है कि जो टीचर्स हैं उनका कुछ भी नहीं कह सकते, उनका कुछ भरोसा नहीं है, कि वो इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ आइडिया नहीं है। नाउ नेक्स्ट, आई एम नॉट वरिड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वो बोलती हैं कि मुझे टेंशन नहीं है मेरी या मेरी जो गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए, वो बोलती हैं कि उनकी मेरे को टेंशन नहीं है, वील मेक इट, कि हम पास हो जाएंगे, हम इस चीज़ को पूरा कर लेंगे, वील मेक इट। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। ठीक है, एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। अब वो यहाँ पे बोलती है कि बस एक जो सब्जेक्ट है जिसका मेरे को डर लग रहा है वो है मैथ्स, लेकिन तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस वेट कर सकते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, हम अपनी होप को लूज़ ना करते हुए, यहाँ पे दे रखा है ना लूज हार्ट, कि तब तक हम अपनी होप को ना लूज करते हुए बस हम वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कि जो मेरी बॉन्डिंग है या जो मेरा आप अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, कि मेरा जो नेचर है, मेरा जो बिहेवियर है, मेरे सारे टीचर्स के साथ में सही है। ठीक है, देयर आर 9 ऑफ देम, कितने हैं वो टोटल, देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन 2 वुमेन, कितने, 7 मैन 2 वुमेन। मिस्टर कीजिंग, अब मिस्टर कीजिंग बताए हैं द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ्स, वो क्या करते हैं, मैथ्स टीचर है उनके, कौन, मिस्टर कीजिंग। was annoying with me for ages because I talked so much. Several warnings, he assigned me extra homework. अब यहाँ पे वो बोलती हैं कि जो मेरा मैथ्स टीचर है ना, ऐसे तो मेरा जो बॉन्डिंग है, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो सारे टीचर्स के साथ में सही है, और टोटल कितने टीचर्स हैं, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन हैं और 2 वुमेन हैं। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग, ठीक है, वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा एनॉय रहते हैं। क्यों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसा उनको लगता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा उसको, जो हमारी एन है, एन फ्रैंक हैं, उनको काफ़ी सारा होमवर्क असाइन कर देते हैं, और उनको क्या कहते हैं कि एक ऐसे लिखो, किस पे, एक ऐसे लिखो, एक टाइटल देते हैं अ चैटर बॉक्स, वो हम आगे देखेंगे। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, किस पे लिखना है ऐसे, एन ऐसे ऑन अ सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई डिड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन। अब जॉटेड डाउन का क्या मतलब है, टू राइट इन ब्रीफ, मतलब बहुत छोटी सी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लिखना, टू राइट इन ब्रीफ। अब वो बोलते हैं कि जो उनको टॉपिक मिला है अ चैटर बॉक्स ऐसे लिखने का, तो वो बोलती हैं कि मैं इस पर क्या ही लिखूंगी, तो मैंने काफ़ी ब्रीफ में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उस पर लिखी और टाइटल लिख दिया, टक्ड अप मतलब पुट इन, टाइटल पुट कर दिया इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने का मैंने क्या करा, कोशिश की, एंड ट्राई टू कीप माई सेल्फ क्वाइट, ऐसा वो बोलते हैं। That evening, after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen.
अब वो क्या बोलती हैं कि इवनिंग में जब मैंने अपना बाकी का सारा होमवर्क फिनिश कर लिया था तब मेरा ध्यान किस पे जाता है, अपने ऐसे पे जाता है जो कि रखा हुआ था, जिसको उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं था, बस छोटी सी एक उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, टाइटल डाला था। अब वो उसके बारे में सोचती रहती हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में, अपना जो उनका फाउंटेन पेन है उसकी टिप को च्यू करते हुए। anyone could ramble on the leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। ठीक है, अब वो क्या कहती है कि वैसे तो लिखना बहुत इजी है, इन सारे वर्ड्स पर कितना भी कोई भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कन्विंस करूं, उसमें जीत पाऊं। किसके ऊपर, क्या टॉपिक है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है टॉक करना, ऑन द नेसेसिटी, मतलब ज़रूरत किसकी, टॉकिंग की। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब वो क्या बोलते हैं कि अब वो बोलती हैं कि अब मैं सोचते सोचते मेरे को एक आइडिया आता है, और वो क्या लिखती है, 3 पेजेस लिख लेती हैं उस सब्जेक्ट पे, उस टॉपिक पे जो मिस्टर कीजिंग ने उनको असाइन किया था। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड थी जो भी मैंने लिखा उससे। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control। और वो बोलती हैं, उसमें उन्होंने क्या लिखा कि मैं इस चीज़ पे आर्ग्यू करती हूँ कि जो टॉकिंग है, मतलब बातें करना है, बहुत ज़्यादा वो टॉकेटिव होना स्टूडेंट्स का एक ट्रेट होता है, एक उनका व्यवहार होता है। मतलब ट्रेट का क्या मतलब, एक व्यवहार बोल लीजिए, हाँ व्यवहार होता है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का एक व्यवहार होता है, और मैं उसको अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did। लेकिन मुझे नहीं लगता, वो बोलती हैं कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को मैं पूरी तरह से कर पाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे को मेरे पेरेंट्स से मिली है। और यहाँ पे वो मेंशन करती है कि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को मैं फुलफिल कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी मॉम भी काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हैं और बहुत ज़्यादा बोलती हैं जितना कि मैं बोलती हूँ। टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, and that there's not much you can do about inherited traits। inherited traits का मतलब क्या होता है, जो traits होते हैं जो कि हम अटेन करते हैं किससे, अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे, ठीक है, जो व्यवहार होता है, किसी में कोई बहुत ज़्यादा एंग्री होगा तो उनमें उनके फादर का गुस्सा आया होगा, उनके फादर काफ़ी ज़्यादा एंग्री होते होंगे, उनको गुस्सा आता होगा, तो उनके चिल्ड्रन को भी गुस्सा आता होगा, तो इनको बोलते हैं इनहर्टेड ट्रेट्स। तो यही चीज़ बोलते हैं कि अब इस चीज़ का तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि इसको एक इनहर्टेड ट्रेट्स की तरह लो, जो कि मेरी मदर का मेरे अंदर आया है। मेरी मदर भी जैसे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकंड एसे। अब वो क्या बोलती हैं कि मिस्टर कीजिंग बहुत ज़्यादा हंसे मेरे आर्ग्यूमेंट पे, जो मैंने सोच रखा था अपने माइंड में, ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने आगे बढ़ के मेरे को दूसरा एक ऐसे लिखने के लिए असाइन कर दिया। प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे। अब जब तक मैं आगे बोलना स्टार्ट करती तो उन्होंने मेरे को एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब इसका क्या मीनिंग है, इनकॉरिजिबल का, इसका मीनिंग है जिसे सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना हो। तो इस बार जो मिस्टर जो कीजिंग है उनको क्या देते हैं, उनको बोलते हैं कि एक और ऐसे लिखो किस टॉपिक पे, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट इट फॉर 2 whole lessons। However, during the 3rd lesson, he did finally had enough, and Frank, as punished for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। अब क्या बोलते हैं, वो 2 एसेस लिखवा लिए। अब अनादर उनको कंप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं, 2 लेसन्स निकल गए, तो मिस्टर कीजिंग उनको अब न्यू टाइटल देते हैं कि एन फ्रैंक को पनिश किया जाता है। और अब वो ऐसे लिखेंगे, क्या टाइटल दिया गया है उस ऐसे का, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो मतलब देखिए कि कितना ज़्यादा उनके टीचर को बताया कि कितना वो अपने टीचर से फ्रस्ट्रेटेड है और कितना उनके टीचर उनसे फ्रस्ट्रेटेड है। एक उनसे ऐसे लिखवा लिया जिसमें उन्होंने अपना प्रॉपर आर्ग्यूमेंट शो करा है
कि कैसे जो बच्चे होते हैं उनका एक ट्रेट होता है टॉकेटिव होना, और कैसे ये टॉकेटिव होने का ट्रेट उनमें उनकी मम्मी से आया है, उनकी मदर से आया है, जैसे दैट इज इनहर्टेड ट्रेट। ठीक है, फिर सेकंड ऐसे में उनको ये टाइटल मिलता है, फिर थर्ड ऐसे में उनको ये टाइटल मिलता है। अब आगे देखिए, द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, दो आई डिड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic of chatterbox। अब ingenuity का क्या मतलब है, कौशलता और निपुणता, ओरिजिनलिटी। यहाँ पे देख लीजिए, कौशलता या निपुणता आप बोल सकते हो, ओरिजिनलिटी, फाइननेस। ठीक है, अब वो बोलती हैं कि मैं थक चुकी थी। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ होना। द क्लास रोड, क्लास चिल्लाती है जोर से, मैं भी हंसने के लिए होती हूँ, लेकिन वो बताती है कि आई थॉट आई डिड नियरली टायर्ड माई इंजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, कि अब मैं थक चुकी हूँ अपनी जो ओरिजिनलिटी है, कौशलता निपुणता, किस पे प्रूफ करते करते, इन टॉपिक्स के ऊपर, चैटर बॉक्सेस नाम के इन टॉपिक्स के ऊपर। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, लेकिन अब टाइम क्या था कि अब किसी और चीज़ पे लिखने के लिए या किसी और चीज़ के साथ आने के ऊपर ये टाइम था कि मैं थक चुकी हूँ। जो चैटर बॉक्स वाला टॉपिक है, इसके ऊपर लिखते लिखते, ओरिजिनल लिखते लिखते, ठीक है, और अपना जो टैलेंट है इस चीज़ पे शो करते करते, अब वो चाहती हैं कि वो लिखें किस पे, किसी नई चीज़ के साथ आएँ, किसी नई चीज़ के ऊपर लिखें। ये उनका थॉट है, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ओरिजिनल चीज़ के साथ में। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री, वो बताती हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, सेन है, जो कि किस में गुड है, शी इज़ गुड एट पोएट्री। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स से, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब वो उनकी जो फ्रेंड है वो सेन है, वो उनको हेल्प करती हैं एसेस को वर्से की फॉर्म में लिखें, वर्स की फॉर्म में लिखें, बिगनिंग से लेके एंड तक। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, जंप करती हैं जॉय में। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट। रिडिक्यूलस का क्या मतलब होता है, एक इमोशन जिसमें बहुत ज़्यादा आपको हंसी आए, काफ़ी ज़्यादा हास्यपूर्ण वैसे बोल सकते हो आप। ठीक है, अब मिस्टर कीजिंग को ये वाला भी एक टॉपिक कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा रिडिक्यूलस सा सब्जेक्ट लगता है, और वो बहुत हंसने लगते हैं इस चीज़ पे भी। बस बट आई डिड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन इस बार मैं मेक श्योर करूँगी कि जो जोक हो वो उनके ऊपर हो, वो खुद के ऊपर हंसे, ना कि मेरे ऊपर। नाउ सी, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, वो किसके ऊपर थी पोएम, एक मदर डक के ऊपर थी और फादर स्वैन के ऊपर थी। विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच लकीली। ठीक है, अब वो पोएम उन्होंने खुद लिखी, ओरिजिनली लिखी, कि एक फादर स्वैन के ऊपर वो पोएम थी और एक मदर डक के ऊपर वो पोएम थी, और फादर अपने जो 3 डकलिंग हैं उनको मार देता है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं, बहुत ज़्यादा जो डक्स की साउंड होती है ना वो निकालते हैं, बिकॉज दे क्वैकल्ड टू मच लकीली। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और इस बार जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने लकीली जो जोक है उसको राइट वे में लिया, गलत तरीके से ना लेके सही तरीके से लिया। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. और उन्होंने वो पोएम पूरी क्लास के सामने पढ़ी, ठीक है, अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड करे, और आगे भी कई सारी क्लासेस में वो पोएम उन्होंने पढ़ के सुनाई। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और तभी से मेरे को टॉक मतलब बातें करने के लिए और टॉकेटिव होने के लिए अलाउ कर दिया गया, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी मेरे को असाइन नहीं किया गया। एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब उसकी साइड में, अलग साइड में, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और अलग से मतलब साथ के साथ में जो मिस्टर कीजिंग हैं अब उनका भी काफ़ी ज़्यादा जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल सा है, और वो भी जोक्स मारते रहते हैं, वो भी जोक्स बनाते रहते हैं। यहाँ पे उनकी डायरी जो थी एक दिन की वो एंड करती हैं एन, योर्स एन, अपने नेम के साथ। तो इसी के साथ में जो आपका जो एक्सट्रैक्ट है आपका चैप्टर द डायरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक वो यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन थी। ये जो पेज लिया गया है डायरी का ये इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जो एन फ्रैंक है काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उनकी फेमस है, जो नॉवल उन्होंने लिखी थी और उनके साथ में जो इंसिडेंट्स हुए थे वो सब डायरी में शेयर हुए हैं।
लेकिन ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, यहाँ पे एंड होता है।